कांग्रेस जानती है, और कांग्रेस ने लचीलापन इसलिए किया है कि आपको किस बड़े शत्रु से पहले लड़ना है। पहले आपको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, या पहले आप किसी बड़े शत्रु से लड़ करके जो है वो बड़े शत्रु को आपको पराजित करना है। सत्ता तो फिर भी मिलती रहेगी, और बड़ा शत्रु अगर आपसे पराजित नहीं हुआ तो आप तो सत्ता से सदैव बाहर रहेंगे। अगर यही राहुल गांधी को सजा न होती तो शायद कांग्रेस विनम्र नहीं होती। आप कांग्रेस साल भर पहले जो कांग्रेस का व्यवहार था, 50-52 सीट आने के बावजूद कांग्रेस जो एरोगेंसी दिखाती थी बाकी दलों के प्रति, जिस ढंग से ममता बनर्जी को गाली दे रही थी कांग्रेस, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही थी, जिस ढंग से उनको बीजेपी की बी टीम कांग्रेस बताती रही, तो ये एरोगेंसी कांग्रेस की तब खत्म हुई जब कांग्रेस को लगने लगा कि बीजेपी तो इतना ऑफेंसिव मूड में है कि डेमोक्रेसी के सारे मूल्यों को बीजेपी भूल चुकी है और किसी भी कीमत पर वो खत्म करने पे तुली है। और राहुल गांधी को जब सजा हुई तो कांग्रेसियों को समझ में आ गया। तो टर्निंग पॉइंट सर राहुल गांधी से हुआ जी। जो इन्होंने सजा दी, तो इन लोगों को सबको समझ में आ गया। उधर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, उधर जो है केजरीवाल पर जो है वो चाप चढ़ा दिया, उनको पूछताछ के लिए बुला लिया। तो इन सब चीजों से काफी गुणात्मक अंतर आया जो है विपक्षी एकता में। और जो बीजेपी समझ रही थी कि हम इनके अंतर विरोध को और गोदी मीडिया के माध्यम से उभार करके नहीं होने देंगे, वो मामला जरा सा गड़बड़ होता दिख रहा है। क्योंकि जैसे केसीआर ने भी कह दिया कि मैं भी विपक्ष के फोल्ड में आने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी भी अब कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम एकजुट होने को तैयार हैं, और अखिलेश यादव भी तैयार हैं। देखिए, सवाल 2-3 क्षेत्रीय दलों पे उठते हैं जो ढुलमुल ढुलमुल हो रहे हैं, 3-4, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें केसीआर है, जिसमें ममता बनर्जी हैं। अभी नवीन पटनायक से बात हुई नहीं है। नवीन पटनायक से बातचीत लगता है अगले दौर में नीतीश कुमार करेंगे। 2024 लोकसभा का अगला चुनाव, क्या विपक्षी एकता के प्रयास शुरू कर दिए गए? अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मिले, साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी थे। ममता बनर्जी से भी मुलाकात। इस मुलाकात के क्या है मायने? दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हैं। लगातार आप सुन रहे हैं उनको अम्बेडकरनामा पर, और बहुत ही विशद रिसर्च के साथ हमारे दोनों साथी आते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। इस एपिसोड में विपक्षी एकता की बात करने वाला हूं। क्या वाकई ये विपक्ष सीरियस हो रहा है, या कहीं तीसरे फ्रंट की कवायद भी तो नहीं? ये तमाम मसले हैं, इसी पे चर्चा होगी। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? ठीक है सर। आपका शहर तो इसे गर्मा गर्म न्यूज से अभी पूरा पटा हुआ है सोशल मीडिया। हाँ उसमें सर, भी न्यूज में तो है। एक एपिसोड उस पर भी होगा, लेकिन हो फिलहाल जाएगा इस एपिसोड में इनिशियल बैकग्राउंड हमने दे दिया है। अब जी। पहले संजीव जी बिहार के भी हैं और बिहार की राजनीति, और आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप बिहार के मूलतः आप भी हैं, तो नीतीश कुमार जी का आगमन, मिलना जुलना, ये किस ओर इशारा करता है? संजीव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार से इस बार जो गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि जो शुरू हुई है, तो उस गतिविधि से ये एक स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी एकता जो है वो कहीं न कहीं गंभीरता से दिख रही है, और गंभीरता से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पे संपूर्ण जो विपक्ष है एकजुट होकर लड़े। और जो एक 3 महीने 4 महीने पहले तक जो एक बहुत ही विपक्षी एकता के बीच जो तमाम जो लीडरों का जो एक अहम था या अहंकार था, वो कहीं न कहीं अब ढीला होता नजर आ रहा है। लचीलापन आया है। लचीलापन कांग्रेस में भी है और लचीलापन क्षेत्रीय दलों के अंदर भी है। कुछ क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस से बहुत ही एलर्जी रखे हुए थे, या कांग्रेस जो कुछ क्षेत्रीय दलों से बहुत ही एलर्जी रख के चल रही थी,
तो मैं समझता हूं कि उसमें काफी हद तक अब उसमें लचीलापन आ गया है। क्षेत्रीय दल भी झुकने को तैयार है, कांग्रेस भी झुकने के लिए तैयार है। और जो एक क्षण के जो खबर जो आई है बीच में कि कांग्रेस भी 2 विकल्पों पे बात कर रही है। देखिए, सवाल ये उठता है कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, जहां पे एक मुख्य मसला आके अड़ जाता है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की आपत्ति कांग्रेस पे है, कांग्रेस को आपत्ति कुछ क्षेत्रीय दलों पे है कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, हमारे पास 50-52 सांसद हैं, तो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक हमारी उपस्थिति है, बाकी क्षेत्रीय दल तो राज्यों तक ही सीमित हैं, एक राज्य 2 राज्य में मैक्सिमम सीमित हैं, तो हम विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा नजर आया कि जो एक सूचना आई है कि कांग्रेस दोनों मसलों पे और दोनों विकल्पों पे तैयार है कि या तो आप एक फ्रंट बनाइए जिसमें कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट करेगी, या कांग्रेस साथ में रहेगी, जो विपक्षी जो क्षेत्रीय दल है एक फ्रंट बना ले। ठीक वैसे ही जैसे 1996-92 के दौर में जब एक फ्रंट बना था, देवगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा। और उसके बाद या तो यूपीए मॉडल पे एक विपक्ष बने जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे। तो कहीं ना कहीं जो एक विपक्षी एकता के बीच जो बातचीत के लेकर जो एक अड़ियलपन था, वो अब कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। जो बहुत ही ज्यादा जो एक स्टिफनेस थी, सख्ती थी, वो खत्म हो गई है। और ममता बनर्जी भी अब कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम एकजुट होने को तैयार हैं, और अखिलेश यादव भी तैयार हैं। देखिए, सवाल 2-3 क्षेत्रीय दलों पे उठते हैं जो ढुलमुल हो रहे हैं, 3-4, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें केसीआर है, जिसमें ममता बनर्जी है। अभी नवीन पटनायक से बात हुई नहीं है, नवीन पटनायक से बातचीत लगता है अगले दौर में नीतीश कुमार करेंगे। कुछ क्षेत्रीय दलों की रणनीति स्पष्ट है कि वो कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार है, कांग्रेस के नेतृत्व में भी लड़ने को तैयार है, जैसे स्टालिन हो गए, जिसमें तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार ने भी अपना रुख अब स्पष्ट ही कर दिया है। तो जो दलों को, क्षेत्रीय दलों के जो मतलब की जो रणनीति पे या उनके उस पे जो संदिग्ध जो एक क्वेश्चन उठ रहे थे, वो उसमें एक जो थे कि ममता बनर्जी थी और उसमें जैसे अखिलेश यादव थे, तो उसमें उस दिशा में एक अच्छी जानकारी सामने आई है, अच्छी एक स्पष्टता आ रही है कि विपक्षी एकता को लेकर वो गंभीर है। तो मेरा मानना है कि विपक्षी एकता अब दूर की कौड़ी नहीं है और उस दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं। हालांकि बीच बीच में बीजेपी के तरफ से कुछ प्रयास ऐसे हो रहे हैं कि विपक्षी एकता में दरार आए, जैसे महाराष्ट्र को लेकर अभी सूचना आई थी कि एनसीपी जो है और अजीत पवार साहब जो हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो ऐसी बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल वो भी समय के साथ चलना पसंद करेंगे, मुझे लगता है। और अभी जो वो एकदम नहीं चाहेंगे कि विपक्षी एकता में लोग बाधक के रूप में हमें जाने। अब जो विपक्षी एकता में बाधक के रूप में जो थोड़े बहुत जो सामने आ रहे थे, अगर वही एक फ्रंट को लेकर, विपक्षी फ्रंट को लेकर गंभीर है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, तो मैं समझता हूं कि शरद पवार का भी जो एक जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और एक विपक्ष, मजबूत सशक्त विपक्ष को लेकर एक अहम जो फैसला हमको लगता है जल्द ही होगा। चलिए जेपी सर से जरा एक टेक लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी सर, इनिशियल रिस्पांस। देखिए सर, विपक्ष की एकता की बात पहले से होती रही और तमाम हमारे जो है वो जो एक्सपर्ट हैं चुनाव के, या जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा या गोदी मीडिया पर भी बहस में बहुत ज़्यादा भाग लेने वाले विद्वज्जन हैं, पत्रकार हैं, सबको ये संदेह था कि विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब लोगों के अंतर विरोध है, हर स्टेट का अपना अपना है और स्टेट के नेता भी बहुत से इसी तरह का जो है वो दे रहे थे, क्योंकि कोई बातें बहुत साफ नहीं थी जी। तो सबसे पहले तो कांग्रेस ने खड़गे साहब को जो है आगे किया और उनको जो है अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो तमाम विपक्षी दलों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, उन्होंने भी जो विपक्षी दल जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको उन्होंने समझाने में, मनाने में जो है वो भूमिका अदा की। और बहुत सी चीजें जो सामने नहीं आई,
कि जो कांग्रेस के बिग ब्रदर बनने की बात थी, जो इसके पहले के जो कांग्रेस के नेता ग्रुप थी 23 और लोग थे, वो हमेशा से दम्भ से पहले ही डिरेल कर देते थे विपक्षी एकता को कि कांग्रेस ही लीडर रहेगी। उसको इन्होंने यहां तक साफ किया कि हम 1996 के फार्मूले पर भी विपक्ष से एकता करने के लिए तैयार हैं, जब कांग्रेस ने बाहर से रह करके विपक्ष की सरकार में देवगौड़ा को पहले और गुजराल को दूसरी बार प्रधानमंत्री लगातार जो है एक के बाद एक बनाया था और सरकार चली। अब खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एक प्रकार से जो भी कहा जाए कि इनकी कमाल कहाँ है कहाँ नहीं, हर पार्टी में विचार विमर्श होता है, अपने सिद्धांत की बात होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खड़गे साहब कर रहे हैं। और उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी हैं और कपिल सिब्बल भी कहीं न कहीं, हालांकि वो सपा के समर्थन से चुनाव जीत करके आए हैं राज्यसभा का, लेकिन वो भी कहीं न कहीं इस विपक्ष में सूत्रधार हैं। टर्निंग पॉइंट सर राहुल गांधी से हुआ जी, जो इन्होंने सजा दी तो इन लोगों को सबको समझ में आ गया। उधर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, उधर जो है केजरीवाल पर जो है वो चाप चढ़ा दिया, उनको पूछताछ के लिए बुला लिया। तो इन सब चीजों से काफी गुणात्मक अंतर आया जो है विपक्षी एकता में। और जो बीजेपी समझ रही थी कि हम इनके अंतर विरोध को और गोदी मीडिया के माध्यम से उभार करके नहीं होने देंगे, वो मामला जरा सा गड़बड़ होता दिख रहा है। क्योंकि जैसे केसीआर ने भी कह दिया कि मैं भी विपक्ष के फोल्ड में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन राहुल गांधी को आगे जो है करके अगर चुनाव जो है ये लड़ेंगे तो हम तब नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी कहाँ कह रहे हैं कि हमको आप आगे रख के चुनाव लड़िए। वो तो पहले गांधी तो पहले ही से अपने को विड्रा कर लिया, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार किया उन्होंने आपका क्या कहते हैं, आपके खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया। हर जगह खड़गे ही जो है सारे वो कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अपने तई अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जो है वो क्या कहते हैं, पार्टी के नेता के रूप में या पूर्व अध्यक्ष के रूप में कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खड़गे भी वहां साथ साथ में है। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्षी एकता के लिए पूरा माहौल तैयार है, और ये भी 2-3 फोल्ड का है। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अभी आप कर्नाटक का चुनाव होने दीजिए और बाकी 4 स्टेट का और होने दीजिए, विपक्षी एकता का पूरा खाका खुल करके सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि तब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये इनके अंतर विरोध उभारने के बावजूद लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे अभिषेक मनु सिंघवी की भी राजनीति चल रही है, वकालत कम राजनीति की। वो जो एक तो ममता के भी वकील हैं, वो तो केजरीवाल के भी वकील हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्षी एकता बिल्कुल अवश्यम भावी लग रही है। और विपक्ष के लिए इससे सुनहरा मौका क्या होगा कि 1996 के फार्मूले से भी कांग्रेस जो है विपक्षी एकता चाहती है कि आप सरकार बनाइए, हमको आप बाहर रखेंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे। आप सरकार बनाइए, इनको बीजेपी को किसी भी प्रकार से इनको हटाइए, सब लोग मिल करके। क्योंकि सबको मालूम है कि हम मिल करके जो चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते, वोट है, वो वोट जो है वो जुड़ करके जो है वो भाजपा को जो है क्या कहते हैं, मतलब माइनस होकर के विपक्ष के वोट से वो भाजपा को कहीं ना कहीं कम वोट पाने पर भी जिता देते हैं। अपने नीतीश कुमार कल जो है उनसे मिलने वाले हैं, आपके फिर से अखिलेश से मिलने वाले हैं। शरद पवार की खड़गे से मीटिंग हो चुकी है। शरद पवार का मामला अजीत पवार को लेके वहां थोड़ा डामाडोल दिखाई पड़ रहा है। और शरद पवार भी इस तरह के व्यक्ति हैं कि कभी कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जिससे लगता है कि विपक्ष की एकता पर खतरा है। लेकिन अभी उन्होंने 2 दिन पहले रैली करके जो है, जिसमें उनको बुलाया भी नहीं अजीत पवार को, और वो काफी गरजे जो है क्या कहते हैं भाजपा सरकार के खिलाफ। तो मेरा कहना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच का समय है, 3 राज्यों का चुनाव हो जाने दीजिए, और उसके बाद जो है मेरी समझ से ये जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 4 राज्यों का, 5 राज्यों का, अभी एक कर्नाटक और फिर 4 राज्यों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। जी संजीव जी, कांग्रेस अपने पूरे हिस्ट्री कह रहा हूं, सबसे मॉडेस्ट स्टेज पे, सबसे ज्यादा विनम्र स्टेज पे, ठीक कह रहा हूं? डेफिनेटली। चलिए बताइए क्या वजह है, क्या वजह है? देखिए, एक तो मान के चलिए कि समय के साथ सत्ता में रहने के बाद तमाम खामियां किसी भी राजनीतिक दल में आ जाती है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक इस देश में राज किया, और जो सत्ता की जो एक सत्ता का जो चरित्र होता है
उस चरित्र के साथ ये नेता ढलते गए और धीरे धीरे कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठन कमजोर होता गया, कार्यकर्ता टूटते गए, कई राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई, गैर कांग्रेसवाद मजबूत हुआ। और ये एक मतलब ये समझिए कि ये एक नैसर्गिक आप कारण बोल सकते हैं कि आजीवन या लंबे समय तक सत्ता में रहना कोई बहुत आसान काम नहीं होता, खास करके वैसे में जहां पे फैमिली बेस पार्टी हो, वहां पे ये बड़ी दिक्कतें आती है। ये मान के चलिए, हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम एक संगठन की पार्टी है और फैमिली बेस्ड पार्टी नहीं है, वहां भी 10 सालों में सत्ता का इतना ज्यादा चरित्र घुस गया है कि मुझे लगता है कभी कभी कि अगले 2-4-5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का पतन बहुत तेजी से होगा। देखिए, हम ये ना समझें अमेरिका और इंग्लैंड की तरह की जैसे टोरी पार्टी चल रही है तो चली रही है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति नहीं होता, वहां पे एक संगठन और एक ढांचा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति रहे जाए, संगठन चलता होता है, लेबर पार्टी हो, टोरी पार्टी हो। आप देखिए कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, यूरोप के कई देशों के पार्लियामेंट में या अमेरिकन पार्लियामेंट में जो पार्टियां होती है, वो बंदे चले जाते हैं, पार्टियां चलती है। अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट चल रहे हैं, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट्स या क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स चल रहे हैं, 100 साल की उनकी हिस्ट्री है, वो इन्हीं की भी लड़ाइयां होती है। भारत जैसे देश में डेमोक्रेसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, वहां एक सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्तिवाद डेमोक्रेसी और राजनीतिक दलों पे हावी है। तो कांग्रेस भी उससे अछूती पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अंदर एरोगेंसी बहुत कूट कूट के भरी हुई है। आज विनम्र इसलिए नजर आ रही है, अगर यही राहुल गांधी को सजा न होती तो शायद कांग्रेस विनम्र नहीं होती। आप कांग्रेस साल भर पहले जो कांग्रेस का व्यवहार था, 50-52 सीट आने के बावजूद कांग्रेस जो एरोगेंसी दिखाती थी बाकी दलों के प्रति, जिस ढंग से ममता बनर्जी को गाली दे रही थी कांग्रेस, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही थी, जिस ढंग से उनको बीजेपी की बी टीम कांग्रेस बताती रही, तो ये एरोगेंसी कांग्रेस की तब खत्म हुई जब कांग्रेस को लगने लगा कि बीजेपी तो इतना ऑफेंसिव मूड में है कि डेमोक्रेसी के सारे मूल्यों को बीजेपी भूल चुकी है और किसी भी कीमत पर वो खत्म करने पे तुली है। और राहुल गांधी को जब सजा हुई तो कांग्रेसियों को समझ में आ गया। जो कांग्रेस के लोग लगातार अरविंद केजरीवाल को, भाजपा की बी टीम, और जब ईडी का केजरीवाल पे छापा पड़ रहा था, सीबीआई का छापा पड़ रहा था, तो कांग्रेस के नेता डांस करते थे टीवी चैनलों पे। अब उनका डांस खत्म हो गया राहुल गांधी की सजा के बाद। तो मेरा यह मानना है कि जब सत्ता तंत्र बहुत ज्यादा निरंकुश होता है तो जो सामने जो लोग होते हैं वो उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर एरोगेंसी दिखा रहे हैं, खत्म करो, मजबूरी में ही चाहे खत्म करो, तात्कालिक रूप से खत्म करो। जब औरंगजेब को सत्ता से हटाना था तो शाह शुजा और नहीं, जब शाहजहां को सत्ता से हटाना था तो शाह शुजा और वो क्या कहा जाता है, औरंगजेब इकट्ठे आगरा की ओर कूच किए थे। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। फिर बाद में बेशक शाहजहां के हटने के बाद दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई और औरंगजेब ने सारों का कत्लेआम किया अपने हिसाब से भाइयों का। तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की जो विनम्रता है, ये समय की मांग है। अगर आज विनम्र नहीं होंगे कांग्रेस को तो कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं कि समय की मांग के साथ ममता बनर्जी भी विनम्र हुई है। वो आप देखिए कितना कांग्रेस के प्रति एरोगेंट थी। अखिलेश यादव कितने एरोगेंट रहे हैं कांग्रेस के प्रति, अरविंद केजरीवाल कितने एरोगेंट रहे हैं। चलिए, अरविंद केजरीवाल के प्रति तो एक कांग्रेस का एरोगेंसी वो है कि जो 2013 में मनमोहन सिंह के खिलाफ 12 में जो अभियान चल रहा ना, मूवमेंट चला, उसमें कहा जाता है कि आरएसएस का बहुत बड़ा सहयोग था और अरविंद केजरीवाल उसके एक बहुत बड़े पार्ट थे। तो वो कांग्रेस की एक एरोगेंसी का तत्कालिक कारण ये भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो एरोगेंसी जो खत्म हुई है उसका कारण है कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। या तो आप इकट्ठे होकर लड़ो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाओ। विगत में जो आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया, जिसको वर्तमान सरकार और तबाह कर रही है, उनमें पछतावा भी होगा कि जिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हमने पिछले 40 साल 30 साल में डेमोलिश धीरे धीरे करने की कोशिश करी, उसको बीजेपी ने कितना तेजी से डेमोलिश किया और उसका नुकसान है कि मेरे ऊपर ही आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजों का पछतावा भी इनके अंदर होगा और अब इनको लग रहा होगा कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, अगर 2024 में आ गए तो हम लोग सबका जो भविष्य जो है वो जेल में ही होगा। तो मैं समझता हूं कि समय की मांग है, सबको विनम्र होना पड़ेगा। कांग्रेस विनम्र हो चुकी है और कांग्रेस के अंदर तो विनम्रता, आप कांग्रेस के आप देखिए, कांग्रेस की गलतियां देखिए। जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार से जब गठबंधन की बात चल रही थी
तो कांग्रेस ने कितना एरोगेंसी दिखाई थी, कितना डिले दिखाया था उस समय। और वो पता नहीं कौन से थे, वो बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस के अंदर जो बंदे बैठे हैं, उन्होंने किस ढंग से इनको प्लानिंग को समझाया होगा। फिर बाद में हालांकि वो आए, उद्धव ठाकरे सीएम भी बने, और मैं समझता हूं कि अगर उस समय मौके पे फैसले ले लिया होता तो इस ढंग के कांग्रेस में एक क्विक फैसला लेने की क्षमता भी बहुत कम हो गई है कि इमीडिएट मौके पे कैसे फैसले लेने हैं बीजेपी को डिफीट देने के लिए। ये बहुत सोचते विचारते हैं, और उसमें जो बीजेपी के जो स्लीपर सेल के लोग हैं वो इतनी तेज कार्रवाई करते हैं कि कांग्रेस का सारा प्लान फेल होने लगता है। अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस ये सारी चीजों को समझ चुकी है और कोई भी ऐसे फैसला लेने में शायद देरी नहीं करेगी जिससे कि विपक्षी एकता को नुकसान हो जाए। जेपी सर, पिछले 5 साल में कांग्रेस के प्रति जो सरकार का, बीजेपी सरकार का व्यवहार रहा है, बिलो द बेल्ट जिसको कहा जाता है, वो अनुभव से भी कांग्रेस को लगा है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए, कांग्रेस जो है वो, जैसा कि संजीव भाई ने कहा कि उसने अपने अनुभव से सीखा या सीखा होगा या आत्ममंथन चल रहा होगा। देखिए, कांग्रेस ने अपना पूरा सेटअप काफी ओवरहाल किया है और कांग्रेस उन छत्रपों से बची है जिन्होंने ग्रुप 23 बना करके राहुल गांधी के लीडरशिप के खिलाफ ये आवाज बुलंद इसलिए की थी कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे तो राहुल गांधी को भली बात समझ में आ गया था कि वो अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें जो है भीतर से टांग खिंचाई जो है वो क्या कहते हैं हो रही है। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसमें खड़गे साहब अध्यक्ष बने, राहुल अध्यक्ष नहीं बने, और वो ग्रुप 23 में या तो कुछ लोग जो है लाइन डोरी में आ गए या कुछ लोग बाहर हो गए, क्योंकि वो अपने को भाग्य विधाता समझने लगे थे और वो ये चाहते थे कि मतलब उनका ये प्रोजेक्शन था कि वो नहीं है तो कांग्रेस जीरो हो जाएगी। तो अब गुलाम नबी आजाद नहीं है, कई लोग जो है बाहर गए थे फिर भीतर आ गए, कई लोग पहले फुटानी झाड़ते थे अब फुटानी नहीं झाड़ रहे हैं। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस जानती है और कांग्रेस ने लचीलापन इसलिए किया है कि आपको किस बड़े शत्रु से पहले लड़ना है। पहले आपको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है या पहले आप किसी बड़े शत्रु से लड़ करके जो है वो बड़े शत्रु को आपको पराजित करना है। सत्ता तो फिर भी मिलती रहेगी और बड़ा शत्रु अगर आपसे पराजित नहीं हुआ तो आप तो सत्ता से सदैव बाहर रहेंगे। तो विपक्ष के ही अगर सरकार बनती है और जो है आपके समर्थन से बनती है और आप थोड़ी देर के लिए सत्ता से बाहर हैं तो कम से कम आपका उस तरह तो नेशनल हेराल्ड के स्कूल के उत्पीड़न नहीं होगा जैसे आपको कई बार उत्पीड़न किया गया। आपके पूरे देश भर में आपके नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, सब सबूत हो ना हो उनको ईडी लगा दी जा रही है उनके पीछे। अभी तक चिदम्बरम का जब ईडी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जेल तक भेज दिया। अभी कार्तिक का जो है 12 करोड़ का उन्होंने कब्जा किया है और पीएमएलए का जो है न्यायाधिकरण नहीं, न्यायाधिकरण होगा तो वो भी खुल जाएगा, इसलिए सीज खत्म हो जाएगा, इसलिए कि इनके पास सबूत ही नहीं है। ये तो एजम्पशन पर जो है वो कार्रवाई करते हैं। अब जैसे अभी कोयले वाले वकील लोग लड़ रहे थे उनको इन्होंने लगा दिया कि ये लोग जो है क्या कहते हैं विदेशी फंडिंग पर जो है वो कोयले का प्रोजेक्ट आगे नहीं चलने देना चाहते। आप देखिएगा कालांतर में जाकर के अदालत में ठहरेगा नहीं, लेकिन अभी तो लगा दिया इन्होंने। तो एजम्पशन पर जो है ये लगा देते हैं कि मतलब क्या कहते हैं आप डकैती की योजना बना रहे थे इसलिए आप पकड़े गए। डकैती डालते हुए नहीं पकड़े गए, आप डकैत नहीं पकड़ते, ये डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ते। अपराध की योजना बना रहे थे इसलिए आप पकड़ गए जी। 2G वाला मामला। तो कहने का मतलब है कि विपक्ष अच्छी तरह से इस बात को समझ गया है कि 1 सीट 1 कैंडिडेट के फार्मूले पर विपक्ष काम कर रहा है। जैसे 1977 में 4 बड़े दल एक साथ हुए थे और 1 सीट पर 1 कैंडिडेट था कांग्रेस के खिलाफ। आपके 89 का जब चुनाव हुआ था, बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो भी 1 सीट 1 कैंडिडेट का फार्मूला था। 1996 में जरूर विपक्षी सरकार बनी थी लेकिन 1 सीट 1 कैंडिडेट नहीं था, सब लोग अलग अलग जीते थे। उसके बाद उनका जो है वो गठबंधन बन करके और उसको जो है उन्होंने सपोर्ट किया था, आपके क्या कहते हैं कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय विपक्ष के लिए करो या मरो की स्थिति है कि या तो आप सरवाइव करना है तो आपको एक साथ आना पड़ेगा। अब वो आप अपने हिसाब से जितनी बार्गेनिंग कर लें, जितनी शर्तें रख लें, जिनको कहने की ये प्रमुख चेहरा नहीं होंगे तो कहाँ खुद कहने हुए हम प्रमुख चेहरा बनना चाहते हो। तो कांग्रेस पार्टी भले उनको प्रमुख चेहरा बनाया हो तो कांग्रेस पार्टी के भी प्रमुख चेहरा नहीं रहना चाहते, तो किंग मेकर बनना चाहते हो। किंग कहाँ बनना चाहते हैं, उन्होंने तो अपनी मंशा पूरी तरह से जाहिर कर दी। और जैसा कि
संजीव भाई ने बताया कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता जो है विलंबित थी। उसके पीछे आप सोनिया गांधी का विदेशी होना मान सकते हैं, या इटली का होना मान सकते हैं, या उनका विदेशी क्रिश्चियन होना मान सकते हैं। वहां हम लोगों की तरह जो है, या हिंदुओं की तरह तुरंती चाल नहीं चली जाती। वहां मतलब सोच समझ के शराफत के साथ कदम उठाया जाता है, तब तक जो है पता चला अभी जमीन खसक गई पैर के नीचे से। तो ये कांग्रेस के साथ हुआ जी। चलिए संजीव जी, आप दोनों कह रहे हैं एकता पे, लेकिन लोकल कंडीशन के हिसाब से वो थोड़ा स्ट्रेटजिक मतलब लगता है गुत्थम गुत्था पेंच लगाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में या और हरियाणा में ले लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ कैसे होगा तालमेल। जगन मोहन रेड्डी वहां पे वो है आंध्र प्रदेश में। चलिए साउथ में तो तमिलनाडु में कोई समस्या नहीं होगी, केरल में नहीं होगी, बेंगलोर में तो आप, कर्नाटक में कांग्रेस खुद मजबूत है, जेडीएस है वहां पर, और इधर नवीन पटनायक हैं। तो इन इन राज्यों में खास तौर से किस रणनीति के तहत कांग्रेस को काम करना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर। देखिए, इसका इसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है। मैं बचपन से सुनता होता था, अखबारों में पढ़ता होता था कि दोस्ताना फाइट हो रहा है। अगर आप सीट ना भी छोड़ें तो दोस्ताना फाइट। 89 में भी मैंने दोस्ताना फाइट अपने कंस्टिट्यूएंसी में गया, मैं देखा था। सीट बीजेपी के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन वहां पे सीपीआई ने भी अपना कैंडिडेट एक खड़ा किया था 89 में, जानकी पासवान, मुझे नाम भी याद है। तो देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ये प्रॉब्लम आएगी। पंजाब, अगर आम आदमी पार्टी से अगर समझौता होगा तो ये दोनों प्रॉब्लम दिल्ली में भी आएगी और ये प्रॉब्लम पंजाब में भी आएगी। पंजाब में, हाँ। क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस सीटें छोड़ने ही नहीं जाएगी और आम आदमी पार्टी कहेगी दोनों स्टेट को हम रूल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में भी आएगी, क्योंकि वहां पे लेफ्ट और जो कांग्रेस है वो ममता बनर्जी के साथ जमीनी लेवल पर उनको तालमेल करने में दिक्कत आएगी। ये प्रॉब्लम तेलंगाना में भी आएगी। जिन राज्यों में डायरेक्ट कांग्रेस लड़ रही है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, वहां पे ये समस्या नहीं आएगी। कर्नाटक में भी ये समस्या बहुत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि कर्नाटक में जो देवगौड़ा की जो फैमिली है, अगर वो आती भी है तो ओल्ड मैसूरी रीजन और या जो ओरिजिनल कर्नाटक रीजन में उनका बेस है। बाकी रेस्ट जो बचे हुए कर्नाटक में बीजेपी से कांग्रेस ही फाइट करती है। केरल में आएगा, क्योंकि केरल में बीजेपी है ही नहीं। वहां तो लड़ाई ही सीधी होगी, जो बीजेपी को हटाने वाली दोनों पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट फ्रंट हो चाहे कांग्रेस। लेकिन उसका ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये इससे 89 में भी विपक्ष निकला था। जब कांग्रेस को हराने की बात आई थी तो बीजेपी और कम्युनिस्ट जो दूर वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे, वो उसका हल निकालने के लिए तैयार थे। हल निकल गया, दोस्ताना फाइट भी हुआ। मैं समझता हूं कि बिहार में भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिहार में अगर कांग्रेस एक अपनी लिमिटेशंस जानती है, उस लिमिटेशंस के हिसाब से सीट मांगेगी और हमको नहीं लगता कि इनको भी कुछ आएगी। उत्तर प्रदेश में भी जो कांग्रेस को जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, अब अगर कांग्रेस कि हम 25 सीट पे लड़ेंगे, तो कांग्रेस 25 सीट के लड़ने काबिल नहीं है। वो अपने हैसियत के हिसाब से ही कांग्रेस को वहां लड़ना चाहिए, वहां पे व्यवहारिक होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये सीटों का बंटवारा कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में कहीं कोई विपक्षी एकता में सीटों का बंटवारा कहीं बाधक बनेगा। मुझे नहीं लगता कि सीटों का बंटवारा कोई समस्या है। थोड़ा सा व्यवहारिक अप्रोच होगा विपक्षी दलों में, उसका हल निकल जाएगा। कई सीटों पे ये दोस्ताना मुकाबला भी कर सकते हैं। जो भी चीज है, अगर पंजाब में दोस्ताना मुकाबला होगा आप और कांग्रेस के बीच, तो वहां लड़ाई ही इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। अभी जलंधर में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का हो रहा है। इससे पता चल जाएगा कि पंजाब का रुख क्या है। पंजाब में बीजेपी नहीं है, पंजाब में भाजपा, कांग्रेस और आप की अभी लड़ाई हो रही है। मेन मुकाबला दोनों दलों के बीच होगा लोकसभा में भी, और उसमें जो भी जीतेगा तो अल्टीमेटली विपक्षी दल ही जीतेगा। तो ये मुझे स्थानीय रूप से तो बहुत ज्यादा बाधा नहीं लग रही है कि ये विपक्षी एकता में सीटों का बंटवारा कोई बहुत ज्यादा बाधा बनकर सामने आएगी। जी जेपी सर, यही सवाल आपसे भी है। देखिए सर, ऐसा है कि राज्यों का अपना जो है वो जो राजनीति है वो अलग है और केंद्र की राजनीति अलग है। अब जो है यहाँ तक बहस का मुद्दा आ गया है, जैसा मैं और चैनलों को मैंने कई पे सुना कि जो है कांग्रेस कर्नाटक को स्वीप कर रही है और देवगौड़ा की पार्टी और आपके क्या कहते हैं भाजपा में ये कंपटीशन है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन आएगा।
लेकिन लोकसभा में फिर भाजपा जो है वो आएगी, लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। अब ये नैरेटिव यहां ला दिया गया है। सवाल इस बात का है कि केंद्र का मामला अलग है, राज्य का मामला अलग है, लेकिन अगर केसीआर प्रधानमंत्री बनना चाहते होंगे तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट वो जीते अपने राज्य में। अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती होंगी तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीते हम। और अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार और महाविकास अघाड़ी के ही नाम से चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, तो उसमें भी जो छत्रप है या कहीं ना कहीं जो है आपके शरद पवार के मन में प्रधानमंत्री बनने की चाहत बहुत पहले से रही है, तो वो चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ें, तो इसमें थोड़ी खींचतान हो सकती है। अब उसमें उसका भी सब फार्मूला है कि आप पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी कहाँ पर दूसरे नंबर पर रही, कहाँ पहले नंबर पर रही, कहाँ तीसरे नंबर पर रही, कहाँ चौथे नंबर पर रही। तो उसके आधार पर भी चीजें थोड़ा बहुत गिव एंड टेक से, आपकी नीयत अगर एक साथ मिलकर लड़ने की है तो आपका जो है वो क्या कहते हैं वो ये समझौता होने में उतनी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा ना 25 सीट मांगे, अगर वहां बिहार में कांग्रेस तो 25 सीट या उत्तर प्रदेश में ही मांगे तो 25 सीट मिलना बहुत कठिन काम है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आप 2 सीटों को छोड़ दीजिए, अमेठी भी हालांकि पिछली बार कांग्रेस हार गई थी, रायबरेली, उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस कह सके कि वो चुनाव जीत रही है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आपने देखा, बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को जितनी सीटें ली थी कांग्रेस ने, मैक्सिमम सीटों पर हार गई, क्योंकि इनके लोगों ने वहां जो है वो दूसरी पार्टियों के लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया। इनकी पार्टी वहां बिहार में जो है आपका निषाद पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और जो है अनुप्रिया पटेल की अपना दल जैसी हो गई थी कि सीट ज्यादा से ज्यादा लो और कुछ जो अपने खास है पूरा कुनबा खड़ा करो, और कुनबे के बाद जो सीट बचे उसको बेच दो। तो बेचने में जो आपका अपना साथ का जो वाला दल है उसी ने अपने लोगों को देके टिकट, भाजपा के ही लोगों ने अपना दल में लोगों को टिकट देके जो है टिकट दिल मतलब खरीदवा के जो है अपना कैंडिडेट बना दिया। तो ये सब बातें सब अपनी जगह पर है। ये विपक्षी दलों के साथ उनको मालूम है कि उनकी इतनी कमजोर शक्ति है कि वो जो है प्रधानमंत्री या इस तरह तो बन नहीं सकते, तो वो इसका अवसर वो जो है वो क्या कहते हैं पैसा कमाने में भी लगाते हैं। बहुत से नेता हैं इस तरह और बहुत सी पार्टियां हैं इस तरह की। जी एक तो आखिरी पहले सवाल, अपना वोट 17 से ठीक करो। जी एक आखिरी सवाल दोनों से, आप दोनों से। जी सरकार बीजेपी ये पूछेगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन? नीतीश कुमार होंगे, जी मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, ममता बनर्जी होंगी, शरद पवार होंगे, केसीआर होंगे और उधर स्टालिन भी मजबूत पक्ष हैं। ये सवाल तो पूछेगा बीजेपी। देखिए, संजीव जी। मेरा ये मानना है कि विपक्षी दलों में जो क्षेत्रीय दल हैं, ये मतलब कि सारे लोग जानते हैं कि केंद्र की राजनीति में या प्रधानमंत्री बनने के बहुत ही इच्छुक 1-2 कैंडिडेट ही हैं क्षेत्रीय दलों में। एक शरद पवार हो सकते हैं, वो 1991 में प्रधानमंत्री का जंग हार गए थे नरसिंह राव से, और कहा भी जाता है कि पेशवाओं ने दिल्ली की गद्दी पे जो कब्जा किया था, क्षणिक किया, कुछ सालों के लिए किया, उसके बाद मराठा जो शक्ति है दिल्ली पे कभी काबिज नहीं हो सकी। तो उनके अंदर एक कसक रही है कि हम मराठा होकर दिल्ली की गद्दी पे एक बार बैठ जाए, चाहे 6 महीने के लिए बैठे, चाहे साल भर के लिए बैठे। और जो दूसरे जो गंभीर उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के क्षेत्रीय दलों में, वो है नीतीश कुमार। मैं नहीं समझता कि तेजस्वी यादव राज्य से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि अखिलेश हो या ममता बनर्जी हो जो राज्य से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी केसीआर भी नहीं निकलना चाहते हैं इनफैक्ट, तो क्योंकि उनको भी पता है, देखिए दावेदारी एक अलग चीज है, लेकिन वो अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं। देवगौड़ा की तरह अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए वो अलग बात है, लेकिन ये क्षेत्रीय दलों के नेता अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। स्टालिन भी अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। कई तरह के लिमिटेशंस हो जाते हैं, लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है पूरे देश के अंदर। देवगौड़ा साहब का बेसिकली कसक और देवगौड़ा साहब के फेल्योर का एक बड़ा कारण भी ये था, लैंग्वेज। तो मैं समझता हूं कि देखिए आज भी मैं दावे के साथ करता हूं कि नीतीश कुमार और शरद पवार को अगर क्षेत्रीय दलों से हटा दो तो आज भी गंभीर कांग्रेस का कैंडिडेट ही है विपक्षी एकता में प्रधानमंत्री। पर विपक्ष अगर सत्ता में अगर दिल्ली में आई तो कांग्रेस ही अगर 150 सीट कांग्रेस क्रॉस कर जाती है, 140 सीट कांग्रेस क्रॉस कर जाती है,
तो कांग्रेस एक बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होगी। ये अलग बात होगा कि खड़गे साहब बने या राहुल गांधी बने या कोई बने। क्षेत्रीय दल अपने लिमिटेशन जानते हैं। नीतीश कुमार, शरद पवार, देवगौड़ा स्टाइल में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और मैं समझता हूं बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आउटराइटली नहीं बन सकते हैं। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल के नेता है, नवीन पटनायक भी राज्य से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, सारे अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी बहुत ही मजबूती से अगर लड़े, चाहे कम राज्यों में ही लड़े, विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए कई जगह सैक्रिफाइस भी कर दे, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है, स्ट्रॉन्ग दावेदारी है। और क्षेत्रीय दलों में दो इंपॉर्टेंट दावेदार है, शरद पवार और नीतीश कुमार, और ये बाकी अब समय के हिसाब से पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन गंभीर मुझे यही नजर आ रहे हैं। जी, और सही कह रहे हैं। 3 नाम जेपी सर, संजीव जी ने सुझाए, और कांग्रेस की एक ऐतिहासिक, जिसपे कि दलित लोग नाराज होते हैं कई बार कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक ही रुके रहे। क्या इस बार अपने हिस्टोरिकल जो रॉन्ग्स है कांग्रेस दूर करने की रणनीति में है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, वो पोटेंशियल कैंडिडेट है सर, लेकिन अभी हम लोग इस तरह की बात कह के विपक्षी एकता में एक प्रकार से बाधा डालेंगे कि कांग्रेस की लीडरशिप होगी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 1996 में बिना किसी लीडर के विपक्ष की सरकार बनी थी, और तमाम लोगों की दावेदारी थी। मुलायम सिंह बनने वाले थे तो लालू यादव ने उन पर वीटो कर दिया। अंत में जो है वो देवगौड़ा साहब को जो है किसान के नाम पर जो है बीपी सिंह ने जो है के मेंटोर थे उस सरकार के, उन्होंने जो है देवगौड़ा को जो है बनवा दिया। तो देवगौड़ा बन गए, लेकिन देवगौड़ा से 2 साल में वो बहुत नाराज हो गए, सीताराम केसरी। तो उन्होंने, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा भाई इनको हटाइए, नहीं तो हम सरकार को समर्थन नहीं देंगे। क्योंकि देवगौड़ा जो है वो ऊँघते रहते थे हमेशा। अब एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उनके साथ थी, और सीताराम केसरी के साथ भी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। वो भी खाटी बिहारी थे, और जरा सा जो है वो भोजपुरी मिश्रित हिंदी में ही लोग बात करते थे, तो पसंद रहते थे यार। इसके बाद गुजराल जो है कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट बनाए गए, फिर सरकार कुछ दिन चली। तो कहने का मतलब ये है कि कौन नेता होगा कि सवाल कई बार जो है वो क्या कहते हैं, सब चुनाव हो चुका है, और कौन नेता होगा का सवाल जो है वो कई बार भाजपा ही कई स्टेट में चुनाव जीती है बिना नेता का घोषणा किए, और बाद में रघुवर दास प्लांट कर दिए गए, हरियाणा में कर दिए गए, फडणवीस प्लांट कर दिए गए। ये लोग नेता बना के चुनाव नहीं लड़े थे, ये लोग जो है ऊपर से प्लांट किए गए, संघ ने प्लांट कर दिया। तो इस तरह जो है, अब ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए तो वहां कोई ये कंफ्यूजन हो कि शिवराज बनेंगे कि वो बनेंगे, क्या कहते हैं, आपके सिंधिया बनेंगे। बात के सत्ता संघर्ष में चाहे जो हो। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो वो कमलनाथ ही उसके अध्यक्ष थे, कमलनाथ की ही लीडरशिप में लड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात थी कि मध्य प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक कमलनाथ हर जगह स्वीकार्य थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पॉकेट में थे। तो पॉकेट में थे तो लीडरशिप को भी जो है वो लगा कि जो है वो हम पॉकेट वाले को ही मतलब कैसे सौंप दें। भाई सवाल इस बात का है कि अब कांग्रेस में वो बात नहीं रह गई कि पॉकेट को सौंप दें, आपसे बता। तो वो नहीं बन पाए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसलिए अगर कोई लीडर नहीं रहता तो विपक्ष कहेगा कि हमारे पास तो 1 दर्जन प्रधानमंत्री हैं, हम किसी को बना देंगे, तुम अपना देखो कि तुम किसको प्रधानमंत्री बनाओगे। और आज ही सत्यपाल मलिक ने शगुफा छोड़ दिया है कि राजनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अगर राजस्थान में सत्ता आई तो फिर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जबकि ये लीडरशिप जो आपकी शाह और मोदी की है, वो किसी कीमत पर वसुंधरा राजे को नहीं बनाना चाहते, भले भाजपा हार जाए राजस्थान। राजनाथ सिंह का आप देखिए ना, फेंस पर बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा तो दावा गडकरी का है, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने राजनाथ का नाम उछाल दिया है, क्योंकि गडकरी का उछाल देते तो भेड़िया आया हो जाता। तो राजनाथ का नाम उछालते हुए स्वयं जानते थे कि राजनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बनेंगे तो अगला प्रधानमंत्री जो है वो क्या कहते हैं, आपके गडकरी के ही बनने की संभावना सबसे ज्यादा। योगी भी रहेंगे, योगी भी फिलहाल गडकरी के बाद नंबर, गडकरी के पहले नंबर नहीं है। चलिए संजीव जी, फाइनल कमेंट। हाँ, मेरा सर ये कहना है ना कि जहां तक आपने जो एक सवाल उठाया था कि खड़गे साहब को प्राइम मिनिस्टर की बात है, देखिए एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि कांग्रेस ने एक प्रयोग 2004 में किया माइनॉरिटी को पीएम बना के,
तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस इस तरह का प्रयोग कर सकती है। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयोग होगा ही, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये क्षमता प्रयोग करने का है। और दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़ा प्रधानमंत्री देके देश को दिखाया कि हम पिछड़े को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, दलित राष्ट्रपति बनाया, हालांकि दलित राष्ट्रपति पहले भी बने थे, के आर नारायण साहब भी बनाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मार्केटिंग ज्यादा कर ली, ट्राइबल को राष्ट्रपति बनाया है। तो मैं समझता हूं कि खड़गे गंभीर उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वो ठीक है, जेपी सिंह जी साहब ने जो बोला तो उसमें विपक्षी एकता को लेकर कोई दरार ना पैदा हो जाए, लेकिन कांग्रेस में इतनी क्षमता है कि प्रयोग कर सकती है। और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर लोग मान भी लेंगे, प्रयोग किया था इस बार वो लोग मान भी लेंगे जी। इस बार ऐसा होता है तो इस बार और दल भी मान स्वीकार कर लेंगे खड़गे साहब। जी 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 जी। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया। और दोस्तों, ये विस्तृत विश्लेषण था कि विपक्षी एकता अग्रसर है, आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। लोक सभा का बीजेपी अपने आप से अंदर भी लड़ेगी और विपक्षी से भी लड़ेगी। इस तरह के आसार इस चुनाव में देखे जा सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले एपिसोड में जेपी सिंह साहब से और संजीव जी से बात करूंगा, कौन है सतपाल मलिक, आजकल खूब चर्चा में है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनकी पूरी बायोग्राफी पर और उनके पूरे पॉलिटिकल समझ पर चर्चा करने वाला हूँ। मोदी से सीधा टक्कर ले रहे हैं, सीबीआई पुलिस से डर नहीं रहे हैं। तो अगले एपिसोड पर चर्चा होगी। शुक्रिया सर, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू।